जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्र पर। मैं हूं सुनील। साथियों, मूल विधि मैंने कराने का आपसे वादा किया था, इसलिए मैं आज की ये क्लास मूल विधि के ऊपर लेकर आया हूँ। आने वाले 10 से 12 दिनों में, 10-15 दिनों में मैं इसको मूल विधि को आपको कंप्लीट करा दूँगा। क्योंकि देखिए, जो मेरी परीक्षा है यूपी सब इंस्पेक्टर वाली, उसमें जो सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान के पार्ट है, उसमें 6 से 7 प्रश्न मूल विधि से आ रहे हैं। 6 से 7 प्रश्न मूल विधि से आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके साथ आपको संविधान और जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जीएस के जो 14-15 सवाल आएंगे उसको आप कितना भी पढ़ लेंगे, उसमें से 10-12 से ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे, 10 से ज़्यादा। लेकिन हमें पास होने के लिए 40 में से 35% हमें चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए संविधान और मूल विधि भी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लीजिए। यहाँ पर आपको मूल विधि में आपको पूरा सिलेबस आपकी भाषा में, कानून की भाषा में नहीं, जो किताबों में लिखा हुआ होता है। किताबों से आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, होता क्या है, मूल विधि के ऊपर मार्केट में बहुत सी किताबें मिल जाएंगी आपको। बहुत से जो पब्लिकेशन है वो किताबें छापी, लेकिन वो सिर्फ कानून की किताबों में से कॉपी करके उसको एज इट इज़ ऐसे ही रख देते हैं, तो वो आपकी समझ में नहीं आएगा। मैं आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा, क्योंकि आपको कानून नहीं पढ़ना है। मैंने पहले वीडियो में भी अपने कहा था, आपको कानून नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कानून की एक समझ बनानी है, एक बेसिक समझ आपको कानून की बनानी है। तो ठीक है, उसी हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, हमारी पूरी भारतीय न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए 3 तरह के कानून की आवश्यकता होती है। 3 तरह के कानून की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारे पास 3 मेजर एक्ट हैं। हमारे पास 3 मेजर एक्ट हैं। मेजर एक्ट बोले तो बृहद अधिनियम। ठीक है, 3 तरह के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों का काम क्या है वो भी आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझते रहना बस। एक देखिए होगी हमारी भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, जिसको हम बोलते हैं आईपीसी। ठीक है, दूसरी होगी हमारी दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको हम बोलते हैं सीआरपीसी। ठीक है, चौथा होता था हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। ये हमारा आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अब ये तीनों का काम पूरा, जब से कोई क्राइम हुआ, किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया, तब से लेकर और जब तक उसको सजा मिलेगी, तब तक के काम इन तीनों में ही घूमते हैं हमारे। ठीक है, इन तीनों से ही होकर पूरी न्याय व्यवस्था हमारी चलती है। अब क्या क्या है वो आप समझ लीजिए। आईपीसी में क्या है? आईपीसी में है कि क्या काम अपराध की परिभाषा, एक तरह से आईपीसी में है अपराध की परिभाषा, और उस अपराध के लिए दंड, यानी कि कौन सा कार्य अपराध है, किसी ने कोई कार्य किया, क्या वो अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, वो कहां पर बताया गया है? आईपीसी में। अब किसी ने कोई कार्य किया और वो इस आईपीसी के अनुसार, भारतीय दंड संहिता के अनुसार क्राइम है, तो उस अपराध के लिए क्या दंड होगा? वो दंड का प्रावधान हमारा किस में है? आईपीसी में है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए। आईपीसी में क्या है? आईपीसी में अपराध की परिभाषा है और उसका दंड है। अपराध के, एक अपराध कर दिया, इसका दंड क्या होगा। ठीक है, दूसरा हमारा आ जाता है सीआरपीसी। अब सीआरपीसी में क्या है? सीआरपीसी में ये जो दंड है, ये जो दंड निर्धारित है, इस दंड को कैसे दिया जाएगा? दंड को कैसे दिया जाएगा, ये चीज हमारी सीआरपीसी में है। पूरी प्रक्रिया, दंड तो लिख दिया कि 10 साल की सजा है, लेकिन वो 10 साल की सजा कैसे दी जाएगी? क्या होता है, कोई क्राइम हो गया, पुलिस रिपोर्ट लिखेगी, उसकी जांच करेगी, जांच करके उसको कोर्ट में लेके जाएगी। कोर्ट में अपना जो भी चार्जशीट लगाए या जो भी लगाए, आरोप पत्र लगाएगी, कोर्ट में दाखिल करेगी। कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसमें दी गई है। इसमें एक तरह से दंड को कैसे दिया जाएगा, यानी पुलिस और न्यायालय के अधिकार, साथ ही साथ पब्लिक या अभियुक्त के भी अधिकार, यानी आप क्या कर सकते हैं अभियुक्त के साथ, पब्लिक के साथ,
क्या नहीं कर सकते, वो चीज़ भी हमारी सीआरपीसी में दी गई है। यानी इस पूरी प्रक्रिया, कानून की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में दी गई है। यहाँ दंड दे दिया, यहाँ वो दंड उसको कैसे दिया जाएगा, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा उसको दंड देने के लिए, आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा। कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारी सीआरपीसी में है। तीसरा आ जाता है हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य के, ये कानून की भाषा में साक्ष्य है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबूत। आपने सुना होगा ये शब्द, सबूत। ठीक है, अब यहां प्रक्रिया हो गई, लेकिन इस प्रक्रिया को, इस अपराध को उसके साबित करने के लिए सबूतों की आवश्यकता पड़ेगी। आपने सुना होगा, आप मूवी फिल्मों में देखा होगा सबूत, कि क्या सबूत है आपके पास, मैंने एक क्राइम किया है, क्या सबूत है। तो वो सबूत वो यहां से बताए जाते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, कि किसी ने मर्डर कर दिया, उस मर्डर को साबित करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या सबूत इकट्ठे करने होंगे। ठीक है, वो सारी चीज हमें यहां से मिलती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है कि क्या इस कोई सा क्राइम हुआ, चोरी हुई है, जो भी कुछ हुआ, आपको इसको साबित करने के लिए कोर्ट में, न्यायालय में इसको साबित करने के लिए क्या क्या सबूतों की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। ये आपके सिलेबस में है नहीं। अगर हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की नज़रिए से देखें तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जब आप सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल बन जाएंगे, जब आपकी पूरी कानून की पढ़ाई पढ़ेगी, तब आपको ये पूरा डिटेल से पढ़ाया जाएगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ज़्यादातर इसी पे जो मुकदमे छूट जाते हैं, जो इसको पढ़ लेता है वो अपना पक्ष सही से रख पाता है, विवेचना सही से कर पाता है, क्या क्या सबूत चाहिए उसको करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए। जो इसको सही से नहीं पढ़ता, उसके जो मुलजिम होते हैं वो वहाँ से छूट जाते हैं, मुकदमा उसका छूट जाता है। तो हम जो मेनली पढ़ेंगे वो भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी। आपको समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आईपीसी में क्या है, सीआरपीसी में क्या है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में क्या है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हम भारतीय दंड संहिता से, क्योंकि देखिए इससे प्रश्न आ रहा है, 2 से 3 प्रश्न भारतीय दंड संहिता से आ रहे हैं, 1-2 प्रश्न इससे आ रहे हैं, और बाकी जो हमारे एक्ट हैं। अब देखिए दंड यहाँ हो गया, दंड यहाँ हो गया, जो चीज़, क्योंकि देखिए ये आईपीसी जो है 1860 की बनी हुई है, 1860 की बनी हुई है। तो उस टाइम जो जो कामों को दंड में लिख दिया वो इसमें है। कोई कार्य ऐसा है कि वो अपराध है और वो इसमें नहीं है, तो उसके लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, उसके लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए। जो बात लिखने से इसमें छूट गई है, समय समय पर सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, समय समय पर सरकारें उसको करने के लिए कानून बनाती रहती हैं। ठीक है, तो उनको हम अलग एक्ट बोलते हैं। उनको जो एक्ट आपके उसमें है, SC/ST एक्ट है, महिलाओं से संबंधित एक्ट है, ठीक है, वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उनका जिक्र आईपीसी में नहीं है। मान लो वन्य जीव संरक्षण है कि भाई जंगल के जो जानवर हैं उनको नहीं मारना है, वो चीज़ इसमें नहीं लिखी हुई है। ठीक है, वो चीज़ में नहीं लिखी हुई है। सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि भाई इसके ऊपर भी कानून बनाया जाए, लेकिन वो इसमें नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना अलग एक एक्ट बना दिया, वन्य जीव संरक्षण एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बाद में बनती रही हैं, जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता पड़ी सरकार को करने की, उसके लेके एक्ट बनते गए। चलिए शुरू करते हैं पहले आईपीसी से। देखिए साथियों, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इसको अपना जानना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं आईपीसी 1860, क्योंकि 1860 में बनी थी। क्यों बनी थी, कब बनी थी, आज भी कभी कभी आपको लगता होगा कि यार इस कानून का क्या औचित्य है, क्या मतलब है इन कानूनों का। ठीक है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, ये कब बनी, क्यों बनी। देखिए आपने पढ़ा होगा इतिहास में आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह पूरे भारत में हुआ था, पब्लिक भी उसमें पूरी तरह से शामिल थी, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को जब हुआ तो अंग्रेजों को उसको दबाने के लिए उस अंग्रेजों के छक्के छूट गए थे। जगह जगह लेकर, दिल्ली से लेकर बिहार तक और उधर पश्चिम बंगाल तक, हर जगह वो विद्रोह हमारा हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए, फिर उस विद्रोह की आगे ऐसा ना हो, अंग्रेजों को एक कानून की भी एक व्यवस्था बनाई जाए, लोगों को में डर हो कि भाई ये काम अगर हम करेंगे तो ये अपराध होगा। क्योंकि उस समय तक ऐसा कोई मेजर एक सही दंड संहिता नहीं बनी हुई थी, एक बड़ी कोई दंड संहिता नहीं बनी हुई थी। छोटे छोटे राजाओं की राजशाही थी, वहाँ राजाओं के अपने अलग कानून चलते थे, और इन्होंने कुछ बनाए थे, अंग्रेजों ने कुछ बनाए थे, लेकिन वो इतने बड़े नहीं थे। तब एक आयोगिक कमीशन गठित हुआ, ब्रिटिश की सरकार ने एक कमीशन गठित करा। उस कमीशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। इनकी अध्यक्षता में एक कमीशन गठित हुआ कि भाई आप कानून बनाइए, सारी चीज़ों को शामिल कीजिए जिससे लोगों में
डरो जिसके अनुसार फिर हम दंड निर्धारित कर सके। तब तक कोई दंड निर्धारित नहीं होते थे उससे पहले, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले ने 1860 में ये दंड संहिता बनाई, ठीक है। प्रश्न आ जाता है इसलिए मैंने बताया, प्रश्न आ जाते हैं। जो वो चीज़ मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ आप उसको लिखते जाइए, आप उसको लिखते जाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, दंड संहिता बन गई, लागू कब से हुई है? ये लागू कब से हुई? ये लागू हुई देखिए 1 जनवरी 1862 से, ठीक है। 1 जनवरी 1862 से ये लागू हुई। अच्छा, कहाँ कहाँ लागू है? देखिए 2019 से पहले, अगस्त 2019 से पहले, जब तक धारा 370 लगी हुई थी जम्मू कश्मीर में, 370 थी, तब तक ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर ये दंड संहिता लागू होती थी। यानी जो कार्य इसमें दंड लिखा हुआ, अपराध लिखा हुआ है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, बाकी हर जगह होता था, ठीक है। अब बाकी हर जगह होता था, फिर जम्मू कश्मीर में क्या होता था? जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे सजा मिलती थी? देखिए वहाँ आरपीसी थी, वहाँ आरपीसी लागू थी। आरपीसी बोले तो रणवीर संहिता, रणवीर दंड संहिता। जम्मू कश्मीर का अपना अलग एक कानून था, रणवीर दंड संहिता। लेकिन क्योंकि धारा 370 हट गई है, जो विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था वो हट गया है, अब ये संपूर्ण भारत में लागू है। इसलिए जम्मू कश्मीर में भी अब आईपीसी लागू है, तो यह आ जाएगा संपूर्ण भारत, ठीक है। ये हो गया। ये चीज़ आप अपनी कॉपी पेन पर लिखते रहिए, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। कितने अध्याय, अध्याय कितने हैं इसमें आप ये चीज़ देख लीजिए, उसके बाद में आगे बताता हूँ। अध्याय कुल 23 अध्याय हैं, ठीक है। और धारा कितनी है? धारा है 511, ठीक है। 511 धारा है, संविधान से बड़ा है, लेकिन हमें पूरी 511 नहीं पढ़नी, परेशान मत होइए। 511 पढ़ेंगे आप पूरी, जब पुलिस बन जाएंगे, वर्दी आपके शरीर पर आ जाएगी, तब आप पढ़ेंगे। उस टाइम पढ़ने में मज़ा अलग ही आएगा। पूरी क्लास चलेगी आपकी पूरी 1 साल। सिपाही बनेंगे तो 6 साल, दरोगा बनेंगे तो पूरे 1 साल, निश्चित रहिए, ठीक है। ये धारा हो गई। अब बात आती है किस पर लागू होगा ये, आप इस चीज़ को लिख लीजिए। किन पर लागू, किन व्यक्तियों पर लागू होगा? किन व्यक्तियों पर लागू? ठीक है, सवाल आ जाएगा कि निम्न में से आईपीसी किन पर लागू नहीं होती, किस पर लागू नहीं होती या किन पर लागू होती है। तो आप लिख लीजिए। मैंने पीपीटी बना रखी है, क्योंकि देखिए अगर डिजिटल बोर्ड होता तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, लेकिन मैंने हैंडमेड पीपीटी अपनी बना रखी कि क्या आपको पढ़ाना है। देखिए मुझे भी कानून पढ़े हुए, क्योंकि मैंने भी 2016 में ट्रेनिंग की थी, तब मैंने पढ़ा था। 2005 साल हो गए और पुलिस की नौकरी छोड़े हुए मुझे को 4 साल हो गए, तो मैं भी थोड़ा सा अलग हो गया था, इसलिए मुझे अपनी सारी किताबें उठानी पड़ी, तब आपके लिए मुझे पीपीटी बनानी पड़ी है इसका, ठीक है। तो देखिए किन पर लागू होगा, लिख लीजिए आप इसको। भारत की सीमा के अंदर सभी व्यक्तियों पर, आप इसको लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, वीडियो स्लो करके लिख लीजिए। भारत में, क्योंकि मैं यहाँ लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। भारत की सीमा के अंदर सभी व्यक्तियों पर, चाहे वे भारतीय नागरिक हों या विदेशी, यानी भारत की सीमा में कोई भी हो, सभी नागरिक, ठीक है। भारत की सीमा के अंदर ये चीज़ लिख लेना, भारत की सीमा के अंदर सभी नागरिक एंड विदेशी, चाहे वे विदेशी हों, जो भी होंगे सभी पर यह चीज़ लागू होगी, आईपीसी, ठीक है। भारत के अंदर अगर कोई भी ऐसा कार्य करेंगे जो आईपीसी में दंड की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है, तो वो सब पर लागू होगा। दूसरा, भारतीय नागरिक, दूसरा लिख लीजिए, भारतीय नागरिक चाहे वे भारत में रहें या विदेश में रहें, चाहे वे भारत में रहें या विदेश में, ठीक है। यानी हम ये, अगर हम भारतीय नागरिक है, कोई भी भारतीय नागरिक है, उसके साथ ही बांध दिया गया है। आप विश्व में कहीं भी जाओ, आईपीसी को भारतीय नागरिक होने के नाते ही इसको बांध दिया गया कि चाहे आप कहीं भी जाओ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। कहीं भी जाकर कोई आप सोचोगे कि भारत में हूँ, मैं ये काम यहाँ करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, कहीं विदेश जाकर करता हूँ, लेकिन क्योंकि आप भारतीय नागरिक हैं, आप वहाँ भी जब वापस आएंगे तो उसका दंड आपको तब मिलेगा।
जो भी प्रक्रिया उसकी होगी उसको फॉलो करके। तीसरा है देखिए, भारत में पंजीकृत, लिख लीजिए, भारत में पंजीकृत जलयान, जलयान मतलब पानी वाले जहाज, और वायुयान, यानी जिनके रजिस्ट्रेशन भारत में हैं, चाहे वे जहाज हो या वायुयान हो, ठीक है, चाहे वे दुनिया के किसी भी स्थान में रहें, चाहे वे दुनिया के किसी भी स्थान पर रहें, किसी भी स्थान पर रहे, उन पर सवार सभी व्यक्तियों पर, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, उन पर सवार सभी व्यक्तियों पर, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी। ठीक है, मतलब इन तीनों को मैं समझा देता हूं। देखिए, एक तो भारत की सीमा के अंदर, पहला है भारत की सीमा के अंदर, हमारे देश में भारत की सीमा के अंदर सभी व्यक्तियों पर जो भी आ गया, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, ठीक है, सभी पर। दूसरा है भारतीय नागरिक, चाहे वे भारत में रहें या विदेश में, हम भारतीय चाहे कहीं भी रहें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं भी रहें, अगर हम वहाँ कोई काम करते हैं तो वो अगर आईपीसी में अपराध है तो वो यहाँ भी हमारे ऊपर अपराध की श्रेणी में आएगा और हमें उसका दंड मिलेगा। तीसरा है भारत में पंजीकृत जलयान, वायुयान, चाहे वे दुनिया के किसी भी स्थान पर रहें, उन पर सवार सभी व्यक्तियों पर, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी, यानी हमारे भारत में जो पंजीकृत हमारे हेलीकॉप्टर, जहाज या पानी वाले जहाज हैं, ठीक है, उन पर जितने भी व्यक्ति सवार हैं, चाहे वे भारत के हों, भारतीय नागरिक हों या विदेशी हों, और वो जहाज चाहे कहीं भी रहे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, अगर कोई काम ऐसा होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, आया था 2011 के शायद हमारे वाले एग्जाम में आया था कि भारतीय जहाज है, भारतीय जहाज में कोई विदेशी किसी को चांटा मार देता है या गोली मार देता है, कुछ प्रश्न था, मैं आपको बता दूंगा जब आएगा, तो क्या उस पर अपराध की श्रेणी में आएगा, उस पर मुकदमा कहाँ चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाता है प्रश्न, आप ध्यान रखना कि वो अपराध की श्रेणी में आएगा, उस पर मुकदमा भारत में चलेगा। तो ये हो गया किन व्यक्तियों पर लागू है, ये किन किन व्यक्तियों पर, ये तीन चीजें आप याद रखना, ठीक है, सारा इसी में कवर हो जाता है, ये तीन चीजें आप याद रखिए। अब इससे कुछ लोगों को छूट दी गई है, किन व्यक्तियों पर ये लागू नहीं होती, हम उसको देख लेते हैं आगे, ठीक है। आप इसको उतार लीजिए, मैं मिटाता हूं इसको। चलिए साथियों, हेडिंग डाल लीजिए आप, किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती, वो मैंने आपको तीन बता दिया, किन व्यक्तियों पर लागू होती है और किन पर यह लागू नहीं होती। तो सबसे पहले देखिए, हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल पद पर रहते, जब तक पद पर रहेंगे, आपको पता है, अपने संविधान में पढ़ा होगा कि उन पर ये लागू नहीं होती। दूसरी, विदेशी राज्यों के अध्यक्ष, विदेशी राज्यों के तो हमारे यहाँ अध्यक्ष आते हैं, विदेशी राज्यों मतलब विदेशी देशों के, दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आते हैं, जब तक वो यहाँ रहेंगे उन पर ये लागू नहीं होती। तीसरा है राजदूत यानी अम्बेसडर, जो दूसरे देशों के हमारे यहाँ अम्बेसडर बने हुए हैं, अम्बेसडर हैं यहाँ, उन पर ये लागू नहीं होती। जैसे हमारे दूसरे देशों में राजदूत हैं, ठीक है, और दूसरे देशों के हमारे यहाँ हैं, तो उन पर ये लागू नहीं होती। चौथा है इसका, युद्ध की स्थिति में शत्रु की सेनाएं, यानी जब युद्ध चल रहा हो, हमारा किसी देश से युद्ध चल रहा हो, तो उसकी सेनाएं आकर अगर हमारे देश में, हमारे भारत के अंदर किसी को मारें या लूटें, तो उन पर ये लागू नहीं होगी, उन पर हम आईपीसी के अनुसार दंड नहीं देंगे, क्योंकि उस समय तो युद्ध छिड़ा हुआ है। जो भी कार्य उनको अपने देश के हिसाब से लगेगा वो करेंगे, हमारे सैनिक हमारे देश के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो युद्ध की स्थिति में शत्रु की सेनाओं पर यह लागू नहीं होता। दूसरा, शत्रु देश के जलयान है, उन पर यह लागू नहीं होती है आईपीसी। तो ये 5 इसके हैं किन पर लागू नहीं होती है, आप इनको नोट कर लीजिए और इनको पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कानून में, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस मूल विधि में जो भी पढ़ाऊंगा, आप उसको नोट कर लीजिए, उससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो मैं बता रहा हूँ, इससे आपकी एक समझ बन जाएगी, और जब समझ बन गई तो आप कोई भी प्रश्न आ जाए, धाराएं भी अगर आती हैं एक दो, जो मेन मुख्य अपराध हैं, उनकी धाराएं मैं आपको बता दूंगा कि आईपीसी में कहाँ हैं। आप निश्चित रहिए, बस इसको आप करते रहिए, जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप लिख लीजिए,
ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, विदेशी राज्यों के अध्यक्ष और दूसरे देशों के जो हमारे यहाँ राजदूत एम्बेसडर हैं वो युद्ध की स्थिति में शत्रु की सेनाएं और शत्रु देश के जलयान। ठीक है, इसको कर लीजिए। ये हमारा अध्याय 1 आईपीसी का अध्याय 1 कंप्लीट हो गया है। अध्याय 2 आएगा। अब अध्याय 2 में कुछ परिभाषाएं, जो शब्द, कुछ प्रमुख शब्द जो पूरे कानून में इस्तेमाल होंगे, पूरे कानून में कोई शब्द आ जाएगा, उस शब्द का क्या मतलब है, क्या मतलब निकलेगा उस शब्द का, तो एक पूरा चैप्टर इन्होंने बना के दिया है जिसमें कि उन सबका स्पष्टीकरण है, सारी परिभाषाएं। तो हम देखते हैं चैप्टर 2। ठीक है, चलिए साथियों आगे देखते। देखिए अध्याय 2 में हमारे साधारण स्पष्टीकरण, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो भी शब्द इसमें कुछ विशेष शब्द इस्तेमाल किए गए हैं उनका क्या मतलब है, वो एक पूरा चैप्टर बनाकर आईपीसी में हमें क्लियर किया गया है। तो देखिए सभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जिनमें कुछ विशेष है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लिख लीजिए धारा 10। याद रहे धारा तब ठीक है, ना रहे कोई बात नहीं, बस आप समझ लीजिए। धारा 10 में 2 की परिभाषा दी गई है, एक हमारा पुरुष और स्त्री। अगर पुरुष शब्द कहीं पर आता है उसका क्या मतलब होगा और स्त्री शब्द कहीं पर आता है उसका क्या मतलब होगा, आपको दे देगा कि आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में पुरुष से तात्पर्य है 18 साल से ऊपर के पुरुष, 21 साल से ऊपर के पुरुष और ये 10 साल से ऊपर के पुरुष या किसी भी उम्र के पुरुष। तो देखिए पुरुष से तात्पर्य होगा किसी भी उम्र के मानव नर, यानी चाहे वो तुरंत पैदा हुआ है, ठीक है, वो भी पुरुष की स्थिति में आएगा, और चाहे वो 100 साल का बुजुर्ग है वो भी पुरुष की श्रेणी में आएगा। ऐसे ही किसी भी, ये स्त्री से मतलब होगा तो किसी भी उम्र की मानव स्त्री या नारी, ठीक है, चाहे तुरंत पैदा हुई है, 2 सेकंड हुए हैं पैदा हुए, वो भी पुरुष और स्त्री की श्रेणी में दोनों आएंगे। पुरुष है, लड़का है तो पुरुष की श्रेणी में, और लड़की है तो स्त्री की श्रेणी में। ये आप याद रखना, इसमें उम्र की कोई बाउंडेशन नहीं है, बस इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है कि आईपीसी में पुरुष और स्त्री शब्द में कोई उम्र निर्धारित नहीं की गई है, ठीक है, बच्चा या बूढ़े के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी धारा हमारी 11 है। 11 में व्यक्ति शब्द की परिभाषा देखिए कि व्यक्ति में कौन आएगा। अब देखिए व्यक्ति में इंसान, मानव तो आएगा ही आएगा, लेकिन कोई भी फैक्ट्री, रजिस्टर्ड कंपनी होते हैं ना, कंपनी को भी व्यक्ति ही कहा जाएगा। रजिस्टर्ड कंपनी हो गए, निगम हो गए, ठीक है, इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं वो हमारी सारी व्यक्ति के अंतर्गत आएंगी, ध्यान रखना। धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोक सेवक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोक सेवक की परिभाषा कहाँ दी गई है, ये पूछ सकता है। लोक सेवक की परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 21 में। और दूसरा पूछ सकता है कि लोक सेवक में कौन कौन व्यक्ति आते हैं। देखिए जो भी सरकार से सैलरी ले रहा है, जो भी सरकार से सैलरी ले रहा है वो सारे लोक सेवक हैं। इसमें टीचर भी आ जाते हैं, अध्यापक भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि आपके गांव का सरपंच, गांव के प्रधान भी लोक सेवक माने जाएंगे। बाकी तो सारे होते हैं, तीनों सेनाओं के अधिकारी हो गए, सारे मुख्यमंत्री, मंत्री, ठीक है, और नगर पालिका, ये जितने भी इसके कर्मचारी होते हैं, जितने भी जो भी जनता से जुड़े हुए हैं, ठीक है, सरकार से, सरकार की ट्रेजरी से जो भी पैसा लेते हैं वो सारे क्या हैं, कोई भी कर्मचारी हो वो सारे लोक सेवक हैं, ये ध्यान रखना। लोक सेवक शब्द का मतलब, लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट, जिसको हम बोलते हैं, जो फेमस है इसका, पब्लिक सर्वेंट। तो इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, आईपीसी में धारा 21 में दी गई है, याद रखना, ठीक है। अगला आ जाता है सदोष अभिलाभ। इसको इंग्लिश में अगर देखें तो इसको बोलेंगे रॉन्गफुल गेन, ठीक है, रॉन्गफुल गेन। और दूसरा आ जाता है रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखिए रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन में क्या आ जाता है, किसी इंसान को कोई इंसान है, उसने गलत तरीके से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, जो शब्द है विधि विरुद्ध साधनों द्वारा, जिसका मतलब होता है गलत तरीके से, ठीक है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने का वो कानूनी रूप से हकदार नहीं है। समझ में आया? यानी मुझे कोई पैसा मिला, मैंने कोई पैसा लिया कहीं से और मैं उसको पाने का अधिकार नहीं रखता, कोई लाभ मुझे ऐसा हुआ, जैसे देखिए मान लीजिए
किसी ने आपका मोबाइल चुरा लिया, किसी ने आपका मोबाइल चुरा लिया, आपको हानि हो गई, तो ये हो गया सदोष हानि। ठीक है, उस हानि को उठाने के आप कानूनी रूप से हकदार तो है नहीं कि आपको एक कहीं लिखा हुआ है कि आपको ये मोबाइल की हानि होती होती, गलत तरीके से हुई है ना, तो ये हो गया सदोष हानि। और दूसरा, जिसको वो मोबाइल, जिसने वो मोबाइल चुराया है उसको हो जाएगा सदोष अभिलाभ। सुना, उसको हो जाएगा सदोष अभिलाभ, उसको बोलेंगे रॉन्गफुल गेन, गलत तरीके से उसने मोबाइल चुराया है। जिसको वो चुराने का हकदार नहीं है उसको मोबाइल को रखने का कानूनी रूप से उस मोबाइल को रखने के हकदार आप हैं, लेकिन आपसे उसने चुरा लिया, उसको फायदा हो गया, तो उसको कहेंगे हम सदोष अभिलोभ, सदोष अभिलाभ। ठीक है, और आपको हानि हो गई, जब मोबाइल आपके पास से गया तो आपको हानि हो गई, जबकि हानि उठाने के आप कानूनी रूप से हकदार नहीं है कि कहीं लिखा हुआ नहीं कि आपको हानि होगी, गलत तरीके से हुई है, तो आपको उसको सदोष हानि हो गई, जिसको हम बोलते हैं रॉन्गफुल लॉस। पूछ ले, मैंने बता दिया, समझ में होना चाहिए कि सदोष अभिलाभ क्या होता है, सदोष हानि क्या होती है, दे देगा सदोष अभिलाभ में निम्न चीजें, सदोष अभिलाभ से तात्पर्य है, ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इसको लिख लेना, जो मैंने बोला है आप इसको चाहो तो लिख लेना। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसा संपत्ति या ऐसा लाभ प्राप्त करना, सदोष अभिलाभ में लिख लेना, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसा लाभ प्राप्त करना जिसको प्राप्त करने का कानूनी रूप से हकदार नहीं है, प्राप्त करने वाला कानूनी रूप से हकदार नहीं है। वैसे ही सदोष हानि में लिख लेना, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी हानि जिसको हानि सहने का जिसको हानि हुई है वो हकदार नहीं है। ठीक है, अब आ जाता है धारा 34, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 34 सामान्य आशय। देखिए सामान्य आशय क्या होता है, कई लोगों द्वारा, दो से अधिक लोगों द्वारा, कम से कम 2 या 2 से अधिक, कितने भी, कम से कम 2, ये ध्यान रखना, इसके लिए सामान्य आशय के लिए कम से, इसको बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो कॉमन इंटेंशन। ठीक है, क्या होता है सामान्य आशय, मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आपकी तरह। 4-5 आदमी इकट्ठे हुए, सबने चोरी करने का प्लान बनाया, पहले से प्लान बनाया चोरी करने का। ठीक है, प्लान बना लिया, चोरी करने गए, चोरी कर ली, तो इसमें क्या होगा, ये एक सामान्य आशय माना जाएगा कि सामान्य आशय होता है कि पूर्व मिलन की पूर्व तैयारी की है, पूर्व दिमाग मिलन उन्होंने क्या है, पहले से तैयारी की है, पहले से प्लानिंग उसकी की है, प्लानिंग के बाद उसकी तैयारी की, फिर प्लानिंग करने के लिए, चोरी करने के लिए, तब किसी अपराध को उन्होंने किया है। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे, जब उनको सजा सुनाई जाएगी, दंड मिलेगा अपराध की श्रेणी में, जब वो आएगा तो सारे ऐसे जिम्मेदार होंगे उसके लिए जैसे उसने वो अकेले ने किया है, जैसे उसने वो कोई कार्य अकेले ने किया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 लोगों ने चोरी करने का निर्णय किया। ठीक है, 3 लोग चोरी करने किसी फैक्ट्री में गए या किसी दुकान में गए, किसी घर में गए। पहला बोला मैं गेट पे खड़ा हो जाता हूँ, दूसरा मान लो फैक्ट्री है तो चौकीदार कि मैं चौकीदार पे नज़र रखूंगा, और तीसरा अंदर चोरी करने चला गया। ठीक है, तीनों ने इस तरह से मिलकर चोरी की, तीनों ने पहले से प्लानिंग की, चोरी करने चले गए। अब चोरी हो गई तो जो गेट पे था वो ये नहीं कह सकता, जब वो पकड़े जाते हैं, जब सजा सुनाई जाएगी, वो ये नहीं कहेगा कि मैंने तो चोरी नहीं की, मैं तो गेट पे खड़ा था, क्योंकि तीनों का सामान्य आशय था, तीनों उसके लिए बराबर के जिम्मेदार रहेंगे। बस सामान्य आशय का मतलब ये आप समझ लीजिए, कोई भी काम मिलकर अगर 4-5 लोग, 2 से ज़्यादा लोग, 4-5 से मतलब मेरा 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करते हैं तो सारे उसके लिए बराबर के जिम्मेदार होंगे। सामान्य आशय का मतलब सिर्फ इतना है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या हो जाता है, एक इसमें सामान्य आशय हो गया, एक आ जाता है समान आशय, एक और इसमें शब्द आ जाता है समान आशय। उसका क्या मतलब है, समान आशय। ठीक है, इस समान आशय का मतलब क्या है, इसमें जो पहली प्लानिंग करते हैं ना, पहले से, इसमें क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे पहले से, इसमें प्लानिंग नहीं होती, इसमें भी 2 से अधिक व्यक्ति होंगे समान आशय में भी, लेकिन इसमें पहले से प्लानिंग नहीं होती समान आशय में। बस जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कहीं दुकान में कोई चोरी करके भाग रहा था, पब्लिक ने उसको पकड़ लिया, पब्लिक ने पकड़ के उसको पीट दिया और वो मर गया, होगा समान आशय। लेकिन क्योंकि पब्लिक ने पहले से तो कोई प्लानिंग नहीं की थी कि भाई एक चोर आएगा, वो चोरी करेगा, वो भागेगा, फिर हम उसको पकड़ेंगे, पहले से कोई प्लानिंग नहीं की थी, ये तो अचानक मौके पर प्लानिंग हो गई, अचानक ही हो गया ये सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पहले से प्लानिंग नहीं थी, तो एक ये शब्द आ जाता है समान आशय। तो इन दोनों में अंतर समझना आप,
एक सामान्य आशय, इसमें पहले से प्लानिंग जरूरी है, बस ये ध्यान रखना। सामान्य आशय में, कॉमन इंटेंशन में, सामान्य आशय में पहले से प्लानिंग जरूरी है, और समान आशय में, ठीक है, समान आशय में प्लानिंग, पहले से प्लानिंग आवश्यक नहीं है। बस ये धारा 34 में है, सामान्य आशय धारा 34 में है, ठीक है। जब कई लोगों द्वारा ये चीज होती है ना, तो ये धारा लगती है 34। अगर किसी भी अपराध के साथ किसी भी मुकदमे में धारा 34 लगी हुई है, धारा 34 आईपीसी, तो इसका मतलब है कि वो काम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने किया, यानी 1 से अधिक लोगों ने किया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, आप समझ लीजिए, जब धारा 34 लग जाती है किसी भी मुकदमे में, तो उसका मतलब होता है कि ये मुकदमा 1 से ज़्यादा लोग, ये क्राइम जो है 1 से ज़्यादा लोगों द्वारा किया गया है, ठीक है। सामान्य आशय हो गया। अब चौथा है हमारा अपराध। देखिए अपराध बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे इसको, हम इसको अगले इसमें पढ़ते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ अपराध। अपराध को समझना आपका बहुत जरूरी है, क्या चीज़ अपराध है और क्या अपराध नहीं है, ठीक है। अगली धारा, अगला जो टॉपिक है हमारा, देखिए साथियों, धारा 40, याद रखना, धारा 40 क्या करता है, अपराध को परिभाषित करता है। अपराध की परिभाषा आ जाए, अपराध परिभाषित है आईपीसी में, अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है, धारा 40 में। देखिए अपराध को मैं पढ़ाने वाला पहले था आपको कि अपराध क्या होता है, कब कोई कार्य अपराध होता है, लेकिन फिर मैंने मन का चलिए जब धारा आएगी इसकी, जब इसकी परिभाषा आएगी तब वहीं पर मैं इसको आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। समझिए अपराध क्या होता है, ऐसा कार्य जो कानून ने करने के लिए मना किया है और कोई व्यक्ति वह कार्य करे, यानी जो हमारे देश के या किसी भी राज्य के या किसी भी देश के कहीं पर भी किसी कार्य को सरकार ने, ठीक है, एक कानून बनाकर मना किया हुआ कि आप ये कार्य मत कीजिए, ठीक है, और कोई आदमी उस काम को करे, कोई आदमी उस काम को करे तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा और वो आदमी अपराधी बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ऐसा कार्य जो कानून ने करने के लिए मना किया है और कोई व्यक्ति वह कार्य करे तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। अब देखिए अपराध के तत्व, अपराध कब होगा, अपराध कब होगा, अपराध में एक मानव होना जरूरी है, अपराध मानव के द्वारा ही होगा, आईपीसी मानव पर ही लागू होती है। ऐसा नहीं है किसी कुत्ते ने काट लिया तो अपराध हो गया, किसी कुत्ते ने इंसान को काट लिया तो कुत्ते पर ही आईपीसी लागू होगी, नहीं। इंसान, एक इंसान होना जरूरी है इसके लिए। क्वेश्चन आ जाएगा, 4 तत्व हैं इसके, याद रखना कितने तत्व होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया इसलिए मैंने यहाँ इसको रखा है, ये प्रश्न आया। अपराध के तत्व में सम्मिलित नहीं है, 2-3 चीज़ें उसमें दे दी, इंसान दे दिया, आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, दुराशय मतलब गलत भावना, ठीक है, गलत भावना, तीसरा आपराधिक कृत्य, क्षति, क्षति की जगह कुछ और दे देगा। तो ये प्रश्न आया हुआ है सब इंस्पेक्टर के एग्जाम 2017 वाले में आया था, इसलिए मैंने यहाँ रखा है। तो देखिए पहला मानव हो गया, दूसरा आपराधिक मनस्थिति, आपराधिक मनस्थिति से मतलब हो गया हमारा दुराशय, यानी उसकी इंटेंशन, उनका जो नियत थी उसकी वो गलत थी, इसको बोलते हैं मेंस रिया। इसका जो फेमस वर्ड है वो मेंस रिया है, मेंस रिया, मेंस रिया मतलब क्या होता है, कोई भी कार्य कर दिया, कोई कार्य किसी से हो गया, कर दिया, वो अपराध नहीं है जब तक कि उसके मन में वो अपराध नहीं है। मन अगर उसका साफ है और काम गलत हो गया तो वो अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति, उसको सही गलत की पहचान नहीं है, उसको सही गलत की पहचान नहीं है, उससे अगर कोई कार्य हो गया तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। मान लीजिए आपने किसी को गलत तरीके से, आपने किसी को गलत तरीके से ज़्यादा शराब पिला दी, ज़्यादा शराब पिला दी, वो आपको नहीं समझ पाया कि आप किस उद्देश्य से उसको शराब पिला रहे हैं। शराब पिला रहे, इतना नशा उसको हो गया कि वो अपना मनस्थिति को खो बैठा मतलब उसके अच्छे बुरे का फर्क नज़र नहीं आ रहा, उससे कोई कार्य हो गया तो वो अपराधी नहीं, अपराधी आप होंगे उसके। आगे हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, अपराधी उसके आप होंगे क्योंकि आपने उसको उकसाया है, आपने उसको गलत काम करने के लिए, अपना गलत काम करने के लिए उससे गलत काम कराया है, तो अपराधी वो नहीं होगा, अपराधी आप होंगे। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि सिर्फ काम करने से कोई कार्य कर दिया, सिर्फ वो अपराध नहीं बन गया, आपकी नियत उसमें होनी चाहिए। देखिए आईपीसी या पूरी क्रिमिनोलॉजी पूरी नियत से चलती है, नियत देखी जाती है सबसे पहले, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ न्यायालय में या कहीं भी या पुलिस देखती है, नियत देखती है कि नियत क्या थी, ये कार्य करने की इसकी नियत क्या थी, किस नियत से ये कार्य क्या है। तो पूरी जो आईपीसी है, अपराध की दुनिया है, वो नियत से चलती है, पढ़ेंगे हम उसको आगे, ठीक है। तो आपराधिक मनस्थिति यानी मेंस रिया, उसका क्या था, उसका उद्देश्य, उसको करने का गलत आशय होना चाहिए अपराध में, तब ये होगा, ठीक है। दुराशय होना चाहिए, एक मानव होना चाहिए, दूसरी गलत इंटेंशन यानी गलत नियत होनी चाहिए, दुराशय जिसको मेंस रिया बोलते हैं। तीसरा आपराधिक कृत्य, आपराधिक कृत्य मतलब उसके लिए कुछ काम भी तो होना चाहिए। अब आपने खाली सोच लिया मन में कि मैं इसको मारूंगा,
तो ये अपराध थोड़ी हो गया। आप इंसान भी है और आपका गलत आशय भी है कि मैं इसको पीटूंगा, तो ये अपराध नहीं हो गया। जब तक उसको करने के लिए आप कुछ काम तो करेंगे, कोई काम करेंगे, उसके पास जाएंगे, उसको चांटा मारेंगे। जब तक कोई कार्य आप नहीं करेंगे तब तक वो अपराध नहीं आएगा। ठीक है, तो आपराधिक कृत्य, कृत्य में सिर्फ कार्य, आपराधिक कार्य आपने कोई किया। ठीक है, और चौथी जो चीज है वो क्षति। ठीक है, किसी कैसी भी क्षति हो सकती है। ये क्षति को हम पढ़ेंगे, क्षति 4 प्रकार की होती है, आगे इसके बाद वो धारा आएगी, क्षति को हम पढ़ेंगे अभी। क्षति शारीरिक, मानसिक, ठीक है, संपत्ति की, और एक इज्जत वाली वो हम पढ़ेंगे, रेपुटेशन वाली क्षति। किसी भी तरह की क्षति आपने किसी को, इस कार्य से किसी न किसी को क्षति होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को होनी चाहिए या पूरे समाज को होनी चाहिए, कुछ नुकसान, कुछ क्षति होनी चाहिए। क्षति यहाँ किसी पैसे की क्षति नहीं है, हर तरह की क्षति। अभी हम आगे पढ़ेंगे क्षति को, इसको इंजरी, क्षति का मतलब इंजरी। ठीक है, तो ये क्षति किसी को होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को होनी चाहिए या पूरे समाज को, समूह को होनी चाहिए। तो ये 4 चीजें अगर होंगी, एक मानव, दूसरा आपराधिक मनस्थिति, तीसरा आपराधिक कृत्य और चौथा क्षति, तभी कोई कार्य अपराध होगा, तभी कोई कार्य अपराध होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब आ जाता है अपराध के चरण। अपराध कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे क्या होता है, कब अपराध होता है। देखिए, अपराध के चरण में सबसे पहले आशय, मतलब नियत। आशय से मतलब होती है नियत, इंटेंशन। नियत होगा आपकी गलत, पहले प्लानिंग तो करते हैं, पहले नियत होती है, उसके बाद तैयारी, प्लानिंग। आपने सोचा कि मैं उसको मारूंगा, ये आपने सोच लिया, आपकी गलत नियत हो गई है, गलत नियत हुई। दूसरी, तैयारी करते, अब मारेंगे तो या तो चाकू खरीद कर लाएंगे, तो मंचा खरीद के लाएंगे, जो भी करके लाएंगे, ये उसकी क्या हो गई, तैयारी। ये तैयारी में आ जाता है कि यार उसको कैसे मारूं। प्लानिंग आप करेंगे, प्लानिंग आप करेंगे कि वो दुकान पर जाता है, मैं उसको उस टाइम वहाँ मिलूंगा, वहाँ एक सारी चीज़ करूँगा और मैं उसको मारूंगा, तो ये प्लानिंग हो गई। ठीक है, उस प्लानिंग के लिए आपने प्रयत्न मानी अटेम्प्ट किया, आप गए, आपने तमंचे से मान लीजिए ट्रिगर से दबा दिया, वो हो गया। चौथा अपराध का पूर्णयन, आपको ट्रिगर दबा दिया आपने, मान लो अपराध का पूर्णयन हो गया। वो गोली चाहे उसको लगी चाहे नहीं ली, लग जाएगी तो मृत्यु हो जाएगी उसकी, 302 हो जाएगा, नहीं लगी बच गया तो 307 आ जाएगा। आपने प्रयत्न कर दिया। ठीक है, मान लीजिए तमंचा मैंने ले लिया, तमंचा ले लिया, सामने निशाना मैंने लगा लिया, सॉरी एक कॉल आ गई थी, चलिए ठीक है। हाँ, तो मैंने गलत आशा भी कर लिया, नियत भी मेरी गलत है कि मैं इसको मारूंगा। दूसरा, तैयारी भी मैंने कर ली, तमंचा खरीद लाया, मैं तमंचा कारतूस खरीद लाया। तीसरा, प्रयत्न, अब प्रयत्न में मैंने जाकर तमंचा तान दिया, पिस्टल तान दी, लेकिन मेरा इंटेंशन, मेरी जो नियत थी वो बदल गई कि मैं इसको नहीं मार रहा, तो वो अपराध में नहीं आएगा। अपराध के लिए आपको ट्रिगर दबाना पड़ेगा उसका, तब वो अपराध हुआ। आपने तान के आपकी नियत बदल गई, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये सिर्फ नियत से चलता है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है, नियत कैसी है तुम्हारी। पहले नियत मारने की थी, तब तक आप क्राइम की तरफ बढ़ रहे थे, आपने तमंचा भी तान लिया, तब तक आप क्राइम कर रहे हैं, ट्रिगर दबाने ही वाले थे, लेकिन आपकी नियत बदल गई कि यार नहीं मार रहा मैं इसको, तो वो अपराध में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अपराध का पूर्णन, अपराध का पूर्णन मतलब ट्रिगर आपको दबाना, इस तरह से करना, समझ गए। ये चीज अपराध से संबंधित हो गई, इन चीजों को आप समझना। अपराध के तत्व जानना जरूरी है आपके लिए, और अपराध के चरण क्या क्या होंगे, नियत, तैयारी, प्रयत्न और अपराध का पूर्णयन। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। चलिए साथियों, देखिए साथियों, आज की हमारी ये 3 धाराएं हो रहे हैं, आज का लेक्चर हमारा हो जाएगा। अगला फिर आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज को हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये 3 और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको समझ लीजिए, आपके बिल्कुल आपके जीवन से जोड़कर इसको बताऊंगा। ठीक है, क्या होता है, देखिए धारा 43 अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, मतलब आप कोई सही काम करने के लिए तो आबद्ध हैं कि हम सही काम करेंगे, लेकिन सही की आड़ में अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी। देखिए आईपीसी में कुछ कामों के लिए छूट भी मिलती है, कि जैसे प्राइवेट प्रतिरक्षा आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सा कार्य अपराध है, उसकी नियत देखी जाती है। मैं फिर बता रहा हूँ, नियत देखी जाती है, नियत कैसी है। तो ये काम, ये धारा कहाँ किसको छूट नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक चोर है, चोरी करता है, अब चोरी के पैसे गरीबों में बांट देता है। अब उसने चोरी की,
अब चोरी के कुछ पैसे उसने गरीबों में बांट दिए, तो ये कहकर वो छूट नहीं प्राप्त करेगा कोर्ट से, न्यायालय से, कि मैंने तो साहब जो चोरी की थी उसके पैसे गरीबों में बांट दिए। तो वही चीज़ है कि अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, उसको छूट नहीं मिलेगी। आप गलत काम आपने किया है, उसके बाद चाहे आप कितना भी सही कार्य करें, छूट नहीं मिलेगी। या आपको काम तो दिया गया है सही कार्य करने का, उसकी आड़ में आप गलत काम करें। जैसे मान लीजिए बैंक वाले होते हैं, बैंक वाले किसी को लोन दिया, वो लोन का पैसा नहीं चुका रहा, बैंक वाले उगाही करने आते हैं। आप उगाही करने का तो आपका ड्यूटी है, आप वैध रूप से आबद्ध हैं, कानूनी रूप से हकदार हैं वो काम करने के, आप उगाही करने के लिए। लेकिन उगाही के लिए आप किसी को मारेंगे पीटेंगे, ये काम गलत है, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी, आपके ऊपर पिटाई का मुकदमा लगेगा। ये चीज़ आप समझ गए? मैं समझता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। 43 का अवैध करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, आबद्ध का मतलब होता है कानून से बंधा हुआ, आबद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, ठीक है, कि वैध रूप से, वैध का मतलब कानूनन, वैध का मतलब होता है कानूनन, और अवैध हो गया गलत, गलत तरीके से अवैध, गलत कार्य करने के लिए कानून रूप से आबद्ध होना, कानून से बंधा हुआ। जैसे बैंक वाला मैंने आपको बताया कि आप उगाही करने के लिए तो कानून ने आपको शक्ति दी है उगाही करने की, कि आप उगाही कर सकते हैं अपने पैसे की, लेकिन किसी की पिटाई आप नहीं कर सकते। अगर आप उगाही करने में किसी की पिटाई करते हैं तो आप पर मुकदमा लिखेगा, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए क्षति, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्षति, क्षति इंग्लिश में इंजरी, ठीक है। क्षति हमारी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, आ सकती है क्षति। पहली होती है शारीरिक, शारीरिक मतलब बॉडी की, किसी को मार दिया, चोट लग गई या मर गया, ठीक है। दूसरी होती है माइंड की। अब आप कहेंगे माइंड की क्षति कौन सी होती है? माइंड की क्षति, मान लीजिए किसी औरत को किसी ने फ़ोन करके, एक ही केस हुआ था, मैं केस का नाम बोल रहा हूँ, जब केस आपको बाद पढ़ाऊंगा तब मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। हुआ था, किसी ने उसको फ़ोन किया कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई है, आपके हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। उस महिला को सदमा लगा और वो बीमार हो गई, अस्पताल में चली गई, तो ये मानसिक क्षति हो गई, तो वो उसका अपराध हुआ, ठीक है, ये मानसिक क्षति उसको हो गई। तीसरा होता है हमारा आर्थिक, आर्थिक यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की क्षति हो गई, उसको पैसा चुर गया या कुछ के आग लग गई, कहीं आपका ऐसा काम जिससे उसको आग लग गई, ठीक है। और चौथा होता है मानहानि, यानी इज्जत का, किसी की इज्जत बेइज्जत कर दिया, रेपुटेशन के खिलाफ, इंग्लिश में शब्द कहूँ मैं रेपुटेशन, ठीक है। तो ये क्षति 4 प्रकार की होती है, आप ध्यान रखना। कहीं पर भी क्षति से मतलब आएगा तो क्षति का मतलब सिर्फ पैसे की क्षति या चोट लगना नहीं है, उसमें मानसिक और ये इज्जत वाली क्षति भी शामिल है, इज्जत की क्षति भी शामिल है, ठीक है। एक है हमारी धारा 52, क्षति कौन से धारा में है? धारा 44, ठीक है। याद रहे धारा को, इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझता, अगर आ गई बाई चांस आपका लक खराब हुआ तो धारा आ गई, ठीक है, वरना आपसे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही पूछे जाएंगे कि क्या, एक समझ आपकी होनी चाहिए। और ये तो आपको पढ़ना ही है, जब आप दरोगा या कांस्टेबल बन जाएंगे ये तो आपको पढ़ना ही है। तो अभी इसको थोड़ा सा देख लीजिए। धारा 52 सद्भावपूर्वक, कहीं कहीं पर आपको सद्भावपूर्वक मिलेगा। अगला ही जो वीडियो हमारा आएगा जब हम साधारण अपवाद पढ़ेंगे, जब हम साधारण अपवाद पढ़ेंगे वहाँ पर सद्भावपूर्वक बहुत आएगा। तो इसका मतलब आपको होना चाहिए, यानी कोई कार्य सद्भावपूर्वक कार्य कब कहलाएगा? जब उस कार्य को करने में उचित सावधानी, यानी कोई भी कार्य उचित सावधानी पूर्वक किया गया कार्य किस में आएगा? सद्भावपूर्वक में आएगा। कैसे? मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर हैं, डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता, ठीक है। आप जानते हैं इस चीज़ को कि डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? यहाँ से उसको छूट मिलती है, हम कल पढ़ेंगे कौन सी धारा में छूट मिलती है, लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। वहाँ पर एक चीज़ लिखी जाती है सद्भावपूर्वक। डॉक्टर जो था सद्भावपूर्वक आपके फ़ायदे के लिए, सद्भावपूर्वक, उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, उसने पूरी सावधानी बरती, ठीक है, उसने पूरी सावधानी बरती ऑपरेशन करने में, तब उसकी डेथ हो गई। उसको छूट दी जाएगी, मैं कल आपको बताऊंगा कौन सी धारा में दी जाएगी, यहाँ आप समझ लीजिए। लेकिन कब डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा लिखा जा सकता? अगर ये साबित हो जाए कि उसने सावधानी नहीं बरती, ऑपरेशन करने में उसने सावधानी नहीं बरती, कोई गलत दवाई दे दी, गलत इंजेक्शन लगा दिया, गलत तरीके से चीरफाड़ कर दी, ठीक है, अगर ये साबित हो गया तो उसके खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। लेकिन डॉक्टर क्योंकि सारे काम सावधानी पूर्वक उसमें लिखते हैं जब अपना एक रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाता। तो ये चीज़ आप समझ गए। सद्भावपूर्वक का मतलब यानी कोई भी कार्य है जिसको करने में पूरी सावधानी बरती जा रही है, नियत साफ है। नियत, यहाँ भी फिर नियत आ जाएगी। मैंने बताया नियत पूरी आईपीसी में आपकी चलेगी।
नीयत उसकी साफ है, कोई भी गलत काम करने की उसकी नीयत नहीं है, दुराशय उसका नहीं है, ठीक है, तब वो कार्य कर रहा है, इस स्थिति में वो कार्य कर रहा है, तो वो कार्य क्या कहलाएगा? सद्भावपूर्वक कार्य कहलाएगा। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास हमारी यही पूरी हुई। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर, क्योंकि अगर आपको मैं समझाने में सफल हुआ तभी मेरे आगे के वीडियो बनाने का कोई औचित्य है। लेकिन मैं वीडियो बनाता जाऊं और आपको समझ में ना आए तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है। तो प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कैसा आपको ये वीडियो लगा, क्या इसको कंटिन्यू करूं? ठीक है, बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास पहुंच जाए, और सब जो मार्केट में एक जंजाल बिछा हुआ है किताबों का, लोगों को जो बच्चों को जो घेरे हुए हैं, उससे वो लोग बच सकें। पूरा सिलेबस जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा वो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।